पॉलीमरेज होता है और ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए पॉलीमरेज होता है। जी ठीक है। एंड मैम उसमें पूरी जीनोम जो है वो कॉपी की जाती है और उसमें ट्रांसक्रिप्शन में ये होता है कि सिर्फ सर्टेन जीन्स आर कॉपीड। हाँ जी, कॉपीड का वर्ड हम शायद ना यूज़ करें, ट्रांसक्राइब्ड का वर्ड जो है वो यूज़ होता है, क्योंकि कॉपीड में तो एग्जैक्ट कॉपी उस टेम्पलेट की जो है ना वो उसकी सिंथेसिस हो रही होती है ना, तो इसमें एप्लीकेशन में डीएनए हेलिकेज होता है और इसमें ट्रांसक्रिप्टेज यूज होता है। ट्रांसक्रिप्टेज नहीं, डीएनए आरएनए पॉलीमरेज है ना एक्चुअली। एंजाइम्स को हम अभी देखेंगे भी, तो जो रेप्लिकेशन में हम यूज़ कर रहे हैं वो है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, मेजर जो एंजाइम जो पॉलीमराइजेशन कर रहा है ना। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। तो अगर आप एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ के रेफरेंस से कहते हैं तो फिर वो इस तरह से है, ये टेम्पलेट जो है वो सेम है लेकिन जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंट बन रहा है ना, ठीक है। आरएनए प्रोडक्ट है और उधर डीएनए प्रोडक्ट बन रहा है। अच्छा, और डिफरेंस क्या हो सकता है? मैम इसके अलावा रेप्लिकेशन में प्राइमर हमें चाहिए होता है, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में हमें प्राइमर चाहिए नहीं होता। जी बिल्कुल ठीक। The most important thing or difference between DNA replication and transcription is that we need a primer for DNA replication. DNA replication cannot be started de novo, but transcription of RNA, it can be started de novo. It means that we do not need the initial 3' attack from existing primer, right? तो ये जो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड इनकॉर्पोरेशन होता है ट्रांसक्रिप्शन में, वो ही जो है वो नेक्स्ट इनकमिंग सेकंड वाले पे अटैक करता है, फिर बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो फर्स्ट वन जो है उसके ऊपर अटैक नहीं होता, बल्कि वो 3 फॉस्फेट्स जो इनकमिंग उसके होते हैं वो रिटेन करता है, और उसके भी आगे रीजंस हैं वो रिटेन क्यों करता है, उसकी सिग्निफिकेंस है, ठीक है। अच्छा, प्राइमर के अलावा टाइमिंग का डिफरेंस जैसे सुबा ने डिस्कस किया कि टाइमिंग जो है वो है डेफिनेटली रेप्लिकेशन जो है वो पूरे जीनोम में वंस होगी, बट इन केस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन डिफरेंट जीन्स कैन बी ट्रांसक्राइब्ड एट डिफरेंट टाइम्स, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ द सेल। और क्या डिफरेंस हो सकता है? अच्छा, एक और डिफरेंस, जी जी यस मैम, दोनों बोलिए। मैम प्रोडक्ट का डिफरेंस हो सकता है। यस मैम, उसमें हमारे पास जो थायराइड होता है और एमआरएनए में हमारे पास यूरेसिल होगा। जी अरूज, आपकी आवाज़ काफ़ी वो डिस्टॉर्ट हो रही है शायद, लेकिन ये कि जो आपने डिफरेंस शायद अरूज आप म्यूट कर लें प्लीज़। अरूज ने जो डिफरेंस बताया वो था कि आरएनए में जो है वो थायमिन की जगह यूरेसिल यूज़ होता है, ठीक है। और यस, दिस इज़ अनदर डिफरेंस। और अच्छा, उसके बाद हाँ, एक पॉइंट जो मैं बताने जा रही थी आप लोगों को वो ये था कि रेप्लिकेशन प्रोसेस में दोनों जो टेम्पलेट्स हैं या दोनों स्ट्रैंड्स हैं डीएनए के, वो यूज़ हो रहे होते हैं ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली, ठीक है। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में जो आपके पास दोनों स्ट्रैंड्स हैं डीएनए के, वो दोनों साइमल्टेनियसली यूज़ नहीं हो रहे होते फॉर प्रोड्यूसिंग आरएनए, ठीक है। सो एट अ सिंगल गिवन टाइम जीन जो कि एक स्ट्रैंड पर है, सेंस स्ट्रैंड पर है, वो ट्रांसक्राइब होगा, और उसी के एग्जैक्टली सामने का कोई और दूसरा जीन है या कुछ उसका पार्ट है तो वो किसी और टाइम पे ट्रांसक्राइब हो सकता है, ठीक है ना। तो आप ये कह सकते हैं कि both of the strands of DNA during the transcription process they can be transcribed, but the timing of transcription would be different, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है? रेप्लिकेशन में तो दोनों स्ट्रैंड्स को आपको इकट्ठा ही रेप्लिकेट करना है और पूरा जीनोम रेप्लिकेट होना, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन के अंदर ये आपके पास डिफरेंस आता है। दोनों स्ट्रैंड्स जो है वो यूज हो सकते हैं बिकॉज बोथ ऑफ द स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए दे कंटेन द जीन्स, ठीक है। जीन्स आपके पास एक स्ट्रैंड के ऊपर नहीं होते, सिर्फ दोनों स्ट्रैंड्स के ऊपर जीन्स हो सकते हैं, और वो फिर डिपेंड करता है कि किस टाइम पे किसकी नीड है, उसके अकॉर्डिंगली वो ट्रांसक्राइब होते हैं,
ठीक है? So let's start the transcription or RNA synthesis and its processing. First, we will be looking at different basic terminologies and definitions so that you can refresh your knowledge about transcription, right? So basically, transcription is a DNA-directed RNA synthesis. Very general, definition. And gene or cistron is normally called as a DNA segment that carries information for a protein, for ribosomal RNA, for tRNA, or a transcribed segment of DNA, right? There does not seem to be a consensus definition, but it excludes non-transcribed regions. Okay? You know that in the genome we have both regions which can be transcribed and regions which cannot be transcribed. So the transcription process excludes the non-transcribed regions. So in prokaryotes, polycystonic transcripts are common, which means that one promoter will be controlling the synthesis of several genes. Okay? Polycystronic. While in case of eukaryotes, most RNAs are monocystronic. It means that one promoter would be having control on the synthesis of one gene. If you look at this figure on slide 3, then you can easily understand that at a particular time, the particular region of a gene on the one of the strands that would be called as antisense strand is actually transcribed, while the other strand would be called as sense strand, and that will not be transcribed at that particular time. So some more terminologies like operon, it's a segment of DNA transcribed as a single messenger RNA strand. It includes promoter and operator and is called as a transcription unit. While promoter is a region of DNA where initiation occurs and it's unique for a given transcription unit. While operator is a DNA sequence that is close to the promoter that regulates prokaryotic transcription. So if you look at this figure, you can easily understand what is operon. So you can see that operon contains the promoter region, the operator, and the genes, right? The whole transcription unit. While this promoter region will be used for initiation of transcription, and the operator region would be a sequence where some regulatory protein can come and bind, and it can either enhance or it increase or decrease the expression of the downstream genes. So, while we can also have the gene for regulators at some other positions on the genome, and then those regulator genes will be expressed and then they will be binding to the operator region, and RNA polymerase will not be able to bind because of the repressor protein that is already bound to the operator region. So it's a kind of stopping the expression. So template strand, antisense strand, or non-coding strand is used for transcription. So if you just look at the figure, you can see both of the DNA strands, they can be used, but the lower strand is called as template strand. And maybe at this time we want to express gene that is found on the lower strand. So in that case, whichever strand is being used for transcription, that would be called as template strand, antisense strand, or non-coding strand, right? These terminologies are used, you will find them. And why we use these terminologies? Because actually the template strand, the sequence of RNA is complementary to the template strand, okay? So, but it's similar to the coding strand, right? So it means that if we are using the non-coding strand, then the messenger RNA produced would be the coding one, right? So it means that whenever we see the template strand terminology or antisense or non-coding, it means that will be used as a for the synthesis of the RNA, okay? And this is with coding is with reference to the RNA. You know the genetic codes, we have triplets of codons, right? And they actually encode one amino acid. So based on that, we are using these terminologies. And then the RNA transcript is being translated, okay? So let's see the RNA polymerases which are there for the production of this RNA. You can see the prokaryotic RNA polymerase and eukaryotic RNA polymerases. Their structure resembles so much, right?
if you try to superimpose these two structures, you will find very strong resemblance, very strong similarity, okay, which indicates that the overall function of the polymerase eukaryotes or in prokaryotes is similar, okay, but definitely for eukaryotic systems, we are having more subunits and maybe more complexity. So for E. coli RNA polymerases, normally one RNA polymerase in E. coli is used for the synthesis of all kinds of RNA, okay? And the core polymerase is called as alpha 2 beta, beta prime, omega, while holoenzyme includes the sigma subunit, okay? So if you just look at the table, you can see that there are different subunits in the E. coli RNA polymerase, and they have their corresponding genes and the number of subunits, and then their mass is shown here, okay? So this holoenzyme actually includes the sigma subunit as well. So let's, I'll be explaining you what the sigma subunit is. So E. coli has a different number of sigma subunits, okay, different types of sigma subunits. These seek out different promoters when bound to the core enzyme and then bind to promoter to start the initiation. So it means that RNA polymerase, if sigma subunit is not attached to the RNA polymerase, then this RNA polymerase is not able to recognize the promoter. So the function of sigma subunit is to recognize the promoter region, and then RNA polymerase, after recognition of promoter region, it can start the polymerization reactions. So you can see the binding affinity of holoenzyme and random DNA, or holoenzyme and promoter, and core enzyme or random DNA. So on the whole genome, if you just want to see that how this holoenzyme is actually binding to the random DNA or when there is a promoter region, then you can see their dissociation constants and the half-life, okay? So holoenzyme means that the sigma subunit was there, but DNA was random, like it was not containing the promoter region. So how this holoenzyme will be binding the DNA? It will be definitely binding very short time because there is no promoter, because the function of sigma subunit is to recognize the promoter. And but when the promoter is there, then holoenzyme will be very strongly binding to the promoter region, okay? And if core enzyme, I mean without sigma subunit, is binding to the random DNA, then again its binding is quite strong, okay? So holoenzyme, I mean when sigma subunit is there and it's just looking for the promoter region on the genome, and if there is no promoter encountering, then it will be just moving on. It will not be tightly binding the DNA, okay? So how the initiation of transcription takes place? RD क्या है? RD? Sorry? KD. KD dissociation constant है, ठीक है? जब भी दो मॉलिक्यूल्स ने बाइंड करना होता है ना, ठीक है, तो उनकी जो बाइंडिंग एफिनिटी है उसको आप डिसोसिएशन कांस्टेंट से जज कर सकते हैं, ठीक है? जितना इसका जितना हाई होगा डिसोसिएशन कांस्टेंट, इसका मतलब ये होगा कि वो उसको कम बाइंड करेगा, लेकिन डिसोसिएशन जी माइनस में, हाँ, अब -14 जो है वो और कम है, डिसोसिएट कम हो रहा है इसका मतलब है, ठीक है? लेकिन -7 का मतलब है कि वो डिसोसिएट ज्यादा हो रहा है, उसको बाइंड स्ट्रांगली नहीं कर रहा, ठीक है? Okay, so initiation process actually takes place when holoenzyme actually, holoenzyme remember कि sigma subunit उसके साथ है, ठीक है? Holoenzyme binds loosely to double-stranded DNA and tracks downstream until sigma recognizes the promoter region. It then locks onto DNA to form a closed promoter complex, ठीक है? वो randomly move करता है DNA के साथ, bind करते करते search करता है promoter को, जैसे ही promoter इसको मिल जाता है, फिर क्या होता है कि उसकी bonding जो है वो strong हो जाती है, वो lock हो जाता है एक तरह से, ठीक है? So there are two consensus sequences within the promoter region. So you people should try to understand what exactly is there inside the promoter region, ठीक है? So because we are talking about prokaryotic transcription, so you can see that we are having two consensus sequences. One is called as -10 data box, and another one is the -35 Ribno box, right? So when the polymerase is bound, bubble opening occurs about -9 to +3, forming an open promoter. So unbinding and synthesis of first few residues is very slow, right? Initiation process जो है वो बहुत active नहीं होता, it's a slow process. और उसके बाद जब वो elongation में enter होगा तो वो फिर थोड़ा speedy process होगा.
So you can just see the figure on slide 11, the DNA in yellow and green and the whole large size holoenzyme, right? Here you can see the orange sigma subunit, which when it can recognize the -30 region, -35 element and -10 regions, right? So promoter regions and the transcription start site. If you just look at this figure on slide 12, in the A you can see the promoter region, and then transcription start site is +1, and then you can see the coding sequences of gene. So whenever we see this +1, that indicates that on the genome, +1 is the first nucleotide that will be transcribed. Okay, so right after this +1, next would be +2 on the right side, and then +2, 3, 4, 5, and so on. And right immediately after its left side, there would be -1, -2, -3, and so on. So this +1 is indicating the first nucleotide that would be transcribed on the genome. And minus position indicate the upstream regions, and plus indicate the downstream of the transcription start site. Okay, you must learn this terminology so that you can easily understand when I say what is downstream and what is upstream. Okay, so reference point is +1, the first nucleotide that is transcribed on the genome, and then downstream would be +2, +3, +4, and so on. And on the upstream, there would be -1, -2, and so on. Okay, so promoters, they lie on the minus region or on the upstream regions. So in the B part of the figure, you can see the strong E. coli promoters. So the E. coli promoters from different organisms, they have been shown here. Okay, and you can see here different, they have been aligned. ठीक है, अलाइनमेंट के बाद आप अगर देखते हैं तो +1 रीजन शो हुआ हुआ है यहाँ इस फिगर में, जो ये शो कर रहा है कि ये ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट यहाँ से, ठीक है, और फिर एरो डाला है जिसका मतलब है डाउनस्ट्रीम शो कर रहा है. एंड देन देयर इज अपस्ट्रीम. -10 रीजन येलो में हाईलाइट है, आप देख सकते हैं. -35 भी येलो में हाईलाइटेड है. ठीक है, सो ये जी पूछें मैम. हम अपस्ट्रीम को पॉजिटिव में क्यों नहीं कह रहे? जनरल क्वेश्चन है कि क्या नहीं कह रहे? हम अपस्ट्रीम को पॉजिटिव क्यों नहीं कह रहे? नेगेटिव में हम कह रहे हैं. जी इसको समझा. इसको आप एक्चुअली ये जो है ना जीनोम को आपको ना लेबल जब करना होता है ना, या विद रेफरेंस टू दोनों स्ट्रैंड, आपके पास डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स हैं ना, ठीक है, तो आपको जब ये पता चलाना होता है कि जो जीनोम का में जो टेम्पलेट स्टैंड जो एक यूज़ हो रहा है एक टाइम में, अगर हमने ये पोजीशन शो करनी हो कि ट्रांसक्रिप्शन कहाँ से स्टार्ट होती है, तो ये नोमेनक्लेचर यूज़ होता है. ठीक है, +1 वो न्यूक्लियोटाइड है जीनोम में जो कि ट्रांसक्राइब होगा, ठीक है, उस पर्टिकुलर जीन के अंदर, उस रीजन में. तो इसलिए आप उसको अपनी सहूलत के लिए कहते हैं कि +1 है, फिर +2, +3 सो ऑन, वो सारे डाउनस्ट्रीम जीन जो कि ट्रांसक्राइब होंगे आखिर तक, ठीक है, उस पर्टिकुलर जीन की लेंथ तक, वो सारे उस पे शो हो रहे होंगे. और -1 जो एग्जैक्टली उससे अपस्ट्रीम को शो करते हैं. ये इन्होंने टर्मिनोलॉजीज इसकी बनाई हुई है तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आप इन रीजन्स को अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम कह सकते हैं, और आपको अंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि यही आपकी +1 पोजीशन दूसरे स्ट्रैंड पे कहीं और होगी. ठीक है, क्योंकि उसका प्रोमोटर कहीं और एग्जिस्ट करता होगा, उसका अपना जो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड ट्रांसक्राइब होना है वो कहीं और एग्जिस्ट करता होगा. ठीक है, तो वो उन दोनों स्ट्रैंड को भी आपस में आप डिस्टिंक्शन कर सकते हैं, और आप उनको बता सकते हैं कि अच्छा इसका जो ट्रांसक्रिप्शन है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, इसका प्रोमोटर इतने माइनस पोजीशन पर है, और इसका जो है वो डाउनस्ट्रीम इसके जीन्स एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, अच्छा इसी फिगर पे आप अगर सी पार्ट देखते हैं, कंसेंसस सीक्वेंसेस फॉर ऑल E. coli promoters. So you can see that at -35 region TTGAC जो कि हाईलाइट ऊपर फिगर बी में हुआ हुआ है येलो में, इसी तरह -10 रीजन में आप देखते हैं TAT AAT, ये कंसेंसस सीक्वेंसेस हैं, और इनके बीच में 15 to 17 बेस पेयर का डिफरेंस हो सकता है, यानी जो इतने बेसिस दरमियान में हो सकते हैं इसके ना, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि अगर आप पिछली फिगर में देखते हैं तो हाँ, इस फिगर में जहाँ पे आपको पूरा जो होलो एंजाइम बाइंड किया हुआ है इसको डीएनए के रीजन को, तो जो प्रोटीन है उसका अपना एक साइज़ है, और जो जीनोम है उसका भी अपना एक साइज़ है, तो इनका जो इंटरेक्शन होता है वो मैटर करता है कि -10 पोजीशन -35 पे जो एलिमेंट्स हैं उनका एक तो सीक्वेंस कंसेंसस हो, और दूसरा उनके बीच में जो न्यूक्लियोटाइड का जो है गैप है वो एक ख़ास लेंथ से एक्सीड नहीं करना चाहिए.
अदरवाइज जो एंजाइम की इंटरेक्शन है उसके साथ डीएनए के साथ वो सफ़र कर सकती है, अफेक्ट होगी। ठीक है, ये क्लियर है यहाँ पे कि कंसेंसस क्या है और स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर। अच्छा, एक और चीज़ बताती हूँ आपको यहाँ पे कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर्स वो प्रोमोटर्स होते हैं जिनका सीक्वेंस जो है ना कंसेंसस सीक्वेंस से ज़्यादा क्लोज होता है। ठीक है, अब ठीक है, जो जितना यानी इसका जो कंसेंसस सीक्वेंस से क्लोज होगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होगा। ठीक है, और जितना उसका वीक होगा सीक्वेंस, उसका मतलब है कि जो आरएनए पॉलीमरेज है वो उसको उतना स्ट्रांगली बाइंड नहीं कर रहा है, उसको लूज बाइंड कर रहा है, उसको कम जो है वो ट्रांसक्राइब कर सकता है। ओके, मैम कंसेंसस सीक्वेंस का थोड़ा सा दोबारा बता दें। कंसेंसस देखें, आपके पास अगर फॉर एग्जांपल इक्वलाई में 6-7 डिफरेंट जीन्स है ना, ठीक है, उनके प्रमोटर्स को अगर आप अलाइन करते हैं जिस तरह इस फिगर में बताया हुआ है, उन्होंने अलाइन किए हैं डिफरेंट जीन्स के प्रमोटर्स को, और फिर वो देखते हैं कि -10 पोजीशन पे जो सीक्वेंस है वो जो कंसेंसस सीक्वेंस है ना TAT उससे कितना मैच है, उससे क्लोज है या उससे बीच में कोई वेरिएशन आ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये FD8 जो लिखा हुआ है इसका -10 रीजन देखें तो वो एग्जैक्टली TAT बन रहा है। ठीक है, लेकिन इससे ऊपर वाला देखें तो वो TA और उसके बाद फिर A और G का एक डिफरेंस आ रहा है, यानी वो थोड़ा सा चेंज है वहाँ पे। इस तरह से अगर कोई और आप देखते हैं RM और A1 को अगर आप देखें तो एग्जैक्टली TAT है, तो जितना वो मैच करता है कंसेंसस के साथ उसका वो सीक्वेंस वो उतना स्ट्रांग होता है। ठीक है, लेकिन जहाँ वेरिएशन आती है जैसे कि आप देख रहे हैं, तो वेरिएशन की वजह से ये होता है कि जो बाइंडिंग है आरएनए पॉलीमरेज की वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती। ठीक है, उसमें चेंज आता है। अगर आप लोग रिकॉल करें तो मेजर ग्रूव्स एंड माइनर ग्रूव्स के अंदर हमने बात की थी, अगर म्यूटेशन आती है या चेंज आता है तो उसकी वजह से फिर क्या होता है, देखें ना, वो फिर प्रोटीन की डीएनए के साथ जो इंटरेक्शन है वो वीक या स्ट्रांग हो सकती है, जो भी उसका सिचुएशन है ना उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, अच्छा, then we can see the bubble opening, the RNA polymerase yellow circle that is shown in the center, and the double-stranded DNA is shown from forward and backward दोनों position से show हो रहा है। ठीक है, just a general figure। अच्छा, ये इसका जो ओवरऑल केमिकल रिएक्शन है वो शो हुआ हो रहा है, जिस तरह से एग्जैक्टली आपके पास डीएनए में फॉस्फोरेस्टर बॉन्ड बनता है, इससे एग्जैक्टली आरएनए में भी सेम प्रोसीजर से ही बॉन्ड बनता है। ठीक है, सिर्फ फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड इनकॉर्पोरेशन जो है वो उसमें 3 जो फॉस्फेट्स हैं वो रिटेन होते हैं, लेकिन उसके बाद एवरी नेक्स्ट जो न्यूक्लियोटाइड की इनकॉर्पोरेशन है उसमें अटैक जो है वो 3' OH का अल्फा फॉस्फेट पे होता है और उसके बाद फॉस्फोरेस्टर बॉन्ड बनता है। ठीक है, एक्सटेंशन इस तरह से होती है। एग्जैक्टली नेक्स्ट फिगर के अंदर भी ये शो हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से एक्सचेंज जो है वो एक्सटेंड होना शुरू हो जाती है। Okay, so what happens during the elongation? RNA polymerase needs supercoiled double-stranded DNA and magnesium. ठीक है, मैग्नीशियम आयन हमने डीएनए उसमें भी रेप्लिकेशन में भी पढ़ा था कि मैग्नीशियम आयन की बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, एटलीस्ट 2 मैग्नीशियम आयन्स आर नीडेड फॉर फॉर्मेशन ऑफ 1 फॉस्फोरेस्टर बॉन्ड। ठीक है, एक मैग्नीशियम जो आयन है वो आता है न्यूक्लियोटाइड के साथ और एक जो है वो एंजाइम की एक्टिव साइट के अंदर अटैच होता है और उसको स्टेबलाइज करता है। ठीक है, so NTPs are substrates and PPI is released at each polymerization step. RNA is synthesized in 5 to 3 directions and copies only one DNA strand while moving downstream. The polymerase does not require a primer but does appear to have some exonuclease or proofreading activity. ठीक है, जो polymerase है RNA polymerase, इसकी अपनी भी proofreading activity exist करती है। The transcription product has leader and trailer segments. इसका मतलब है कि जो transcription का product है उसके 5' end पे और 3' end पे additional कुछ sequences होते हैं। ठीक है, उनको लीडर या ट्रेलर सीक्वेंसेस या सेगमेंट्स कहते हैं। So polymerization starts at +1. The first residue is usually a purine, and after RNA polymerase clears the promoter region, like 6 to 10 residues, the sigma subunit dissociates. अब ये important है because sigma subunit was needed to recognize the promoter region. So once the promoter region is recognized, then sigma subunit is not needed. ठीक है, तो फिर sigma subunit जो है वो dissociate हो जाती है। So elongation uses the core polymerase and moves approximately 50 base pair per second. अब आप देखें कि जो इसकी जो स्पीड है पोलीमराइजेशन की वो भी बहुत स्लो है when we compare it with the DNA polymerases. ठीक है, so DNA continually unwinds ahead of the bubble and rewinds behind, so the bubble moves remaining about the same size.
and 2 topoisomerases are needed, one ahead and one behind, to introduce the and remove the supercoils. ठीक है? When polymerase is free of promoter, another initiation may begin. ठीक है? यानी जब polymerase जो है वो आगे move करेगा थोड़ा सा जीन की लेंथ की साइड पे, तो जब promoter region पीछे से free हो जाएगा तो दूसरा polymerase आके उसको दोबारा से नया next messenger RNA की कॉपी उसकी भी सिंथेसिस वो कर सकता है. ठीक है? Okay, so this is the figure is just showing the magnesium complex. ठीक है, आप देख सकते हैं कि मैग्नीशियम जो है अल्फा बीटा और गामा जो फॉस्फेट्स हैं इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड के, उसके साथ वो इंटरेक्शन कर रहे हैं, और फिर उसके बाद जो एंजाइम की एक्टिव साइट में एस्पार्टेट्स हैं उसके साथ भी कर रहे हैं. ओवरऑल जो इसको स्टेबलाइज कर रहे हैं जो आपका रिएक्शन है. Then the polymerization step is exactly same as for DNA. Okay, so the difference in the first residue that is incorporated is that it retains the 5' free phosphates. ठीक है? You all know कि न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट जो है उसके पास 3 फॉस्फेट्स होते हैं ना. तो डीएनए के केस में क्या था कि ऑलरेडी प्राइमर था जिसका 3' जो था वो अटैक कर रहा था अल्फा फॉस्फेट के ऊपर, जिससे कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की सिंथेसिस हो रही थी. अब वो प्रोसीजर जो है वो सेकंड रेजिड्यू से शुरू हो जाता है इन केस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. ठीक है? फर्स्ट रेजिड्यू जो है इट रिटेन्स ऑल द 3 फॉस्फेट्स. Okay, so what are the structural bases of transcription initiation? During transcription initiation, RNA polymerase binds and unbinds promoter DNA to form an RNA polymerase promoter open complex. The crystal structure at 2.9 and 3 angstrom resolution of functional transcription initiation complexes, actually जिसमें कि thermophilus का RNA polymerase था, फिर promoter region था, they show that sigma recognizes the -10 element through interaction that include the unstacking and insertion into pockets of 3 DNA bases, and that RNA polymerase recognizes the -4 and +2 region through interaction that include the unstacking and insertion into a pocket of +2 base. अच्छा, ये आपको बताने का पर्पस सिर्फ ये है कि जब RNA polymerase का इंटरेक्शन DNA के साथ हो रहा है तो वो उसकी बेसिस में कहाँ पे या उसके जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनमें कहाँ पे जाके इंटरेक्शन कर रहे हैं. ठीक है? आप देख सकते हैं -10 एलिमेंट का जो इंटरेक्शन है उसमें क्या होता है, अनस्टैकिंग और इंसर्शन होती है 3 डीएनए की बेसिस में. ठीक है ना? और फिर आरएनए पॉलीमरेज रिकॉग्नाइज करता है -4 एंड -2 रीजन को. अब आपको जब मैं ये बात कहती हूँ कि -4 रीजन है -2 रीजन है तो आपके माइंड में फौरन आना चाहिए कि ये +2 का क्या मतलब है यहाँ पे एंड -4 का क्या मतलब है. ठीक है? विद रेफरेंस टू द जीन, ये हम किस रीजन की बात कर रहे हैं. ठीक है? और the structure further show that interaction between sigma and template strand single-stranded DNA pre-organized template strand single-stranded DNA to engage the RNA polymerase active center. इसका मतलब है जब first few interactions होती है ना उसकी वजह से क्या होता है कि एंजाइम की एक्टिव साइट्स जो है वो और जो single-stranded DNA है उनकी अलाइनमेंट एंड प्रॉपर जो ज्योमेट्री है वो प्रॉपर जो की जाती है. ठीक है? ताकि एक्टिव सेंटर में फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड की इनकॉर्पोरेशन हो, फिर सेकंड पे अटैक हो और फिर वो कंटिन्यू हो जाए प्रोसेस. ठीक है? ये क्लियर है पॉइंट? ओके, सो दिस फिगर इज अगेन शोइंग अस द स्कीमेटिक ऑफ इलॉन्गेशन. ठीक है? कि इलॉन्गेशन कैसे हो रही है, मूवमेंट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज शो हो रही है, येलो जो आपको थोड़ा बड़ा एरिया नजर आ रहा है. देन यू कैन सी द ग्रीन कलर इज द आरएनए. ठीक है? न्यूली सिंथेसाइज्ड. और उसके बाद जो आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ठीक है, वो शो हो रहा है पिंक कलर में. ठीक है? और आप देख सकते हैं कि डीएनए आरएनए, क्योंकि कम्प्लीमेंटैरिटी की बेसिस है ना, जो डीएनए का स्ट्रैंड है जो उसकी बेस है वो कम्प्लीमेंट्री होगी जो आरएनए के अंदर न्यूली सिंथेसाइज्ड हो रही है. ठीक है? उसकी बेसिस पे ये शॉर्ट से हाइब्रिड से बन जाते हैं शॉर्ट टाइम के लिए, और फिर ये जो है ना आखिर में रिमूव होते हैं जब आरएनए जो यहाँ से रिमूव किया जाता है. ठीक है? अच्छा, फिर टर्मिनेशन का प्रोसेस है वो प्रोकैरियोट्स में कैसे है. सो देयर आर 2 बेसिक मैकेनिज्म्स फॉर टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. First is row dependent and termination and another one is row independent termination. ठीक है? अच्छा, naturally within the structure of RNA, right, a GC rich inverted repeat region is there. ठीक है? And prior to the termination of sequence, the inverted repeats are separated by a few ATs. There is a short AT region at the end of the transcription unit.
ठीक है। अब आप ये देखें कि ट्रांसक्रिप्शन को टर्मिनेशन करने के लिए जो सिग्नल्स हैं या जो सीक्वेंस है वो ऑलरेडी आपके जीन में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जैसे ही जीन का एंड वाला पार्ट आता है तो वहाँ पे आपके पास ऐसा सीक्वेंस है, जब वो ट्रांसक्राइब होगा तो ऑटोमेटिकली वो ऐसे स्ट्रक्चर बनाएगा कि ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो वो टर्मिनेट होगा। ठीक है, a hairpin structure is formed in the RNA transcript using the GC inverted repeats. ठीक है, the protein NUSA facilitates pause at the termination site. The poly-U segment subsequent to the hairpin is loosely held and permits dissociation from the DNA template. आप इसको फिगर से देखिए, अगर लेट्स सी यहाँ पे आप फिगर आपके सामने है, आप देखते हैं कि आरएनए जो है ये मैसेंजर आरएनए के सिंथेसिस 5 प्राइम एंड और फिर हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद पोली ए साइट है जिसमें कि जीन पे आपके पास पोली ए है और जो आपके पास आरएनए है उसमें पोली यू। ठीक है, क्योंकि आरएनए में आपके पास टी नहीं है, टी की जगह यू होता है, थायमिन नहीं है ना, यूरेसिल है। तो जब ये सिग्नल आता है तो जो ए और यू का जो है वो डबल बॉन्ड होता है, तो वो उसको आप इजीली जो है वो रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, इस केस में जहाँ पे आपके पास हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर बनता है मैसेंजर आरएनए में, तो वहाँ पे आपके पास एनयूएस प्रोटीन है जो कि इसको हेल्प आउट करती है फिर यहाँ से रिमूव करने के लिए। ठीक है, लेकिन आपके पास अगर अगेन यही स्ट्रक्चर शो हो रहा है कि हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर बनता है, उसके बाद पोली यू जो है वो आते हैं आपके पास मैसेंजर आरएनए में। जो सेकेंड मैकेनिज्म है जो रो डिपेंडेंट है, उसमें क्या होता है, रो फैक्टर इज ए हेक्सामेरिक प्रोटीन which also has an ATP dependent helicase activity. ठीक है, it binds at specific recognition sequence in the transcribed RNA upstream of the termination site. अब अगर फिगर में देखते हैं तो नेसेंट आरएनए आपको शो हो रहा है, उसके बाद ये RUT साइट है ब्लू कलर में शो हो रही है। ठीक है, दिस रो प्रोटीन दैट also has helicase activity, it recognizes the sequence and then it moves on to the newly synthesized RNA until it reaches the quite close to the end site. When it reaches to the end site, with the help of ATP, it actually pulls the messenger RNA and then the transcription process is terminated. Again, रो ट्रैकिंग जो है आरएनए के पर इस फिगर में शो हो रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 प्राइम एंड एक्सपोज हो गया मैसेंजर आरएनए का, जिसमें ट्रिपल पी शो हो रहा है, और जो रो है ये आपको हेक्सामेरिक प्रोटीन शो हो रही है। विद द हेल्प ऑफ एटीपी ये मूव करती जाती है और फिर उसके बाद पुल कर लेती है आरएनए को। ठीक है, अच्छा यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो करें, कोई चीज समझनी है? Okay, so you all would be familiar that जी बोलें। मैम ये जो रो प्रोटीन जो टर्मिनेशन करवा रही है ट्रांसक्रिप्शन की, मैम ये जो प्रोटीन है इसको भी कोई चीज़ इनकोड करती है, गाइड करती है? एक्चुअली ये वही पॉइंट है कि जब ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस आप जीनोम ऑर्गेनाइजेशन के जहन में अगर लेकर आए ना, तो हमने बात की थी कि जो ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है वो ख़ास रीजन्स के अंदर हो रहा है जीनोम में। ठीक है ना, तो अब जिस तरह फैक्ट्री कॉन्सेप्ट है ना कि जहाँ पे स्प्लाइसिंग हो रही है तो साथ ही आपके पास टर्मिनेशन का प्रोसेस भी होना है। ठीक है, तो इसकी अपनी जो आप कह सकते हैं कि रेगुलेशन है या इसकी अपनी जो प्रेजेंस है एट द ट्रांसक्रिप्शन साइट, वो भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। तो मेनली जिन जिन प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट जिन जीन्स के साथ एसोसिएटेड होती है वो उसके क्लोज विसिनिटी में ही होती हैं। ठीक है, ये फैक्ट्री कॉन्सेप्ट है ना जो ट्रांसक्रिप्शन का, कि ट्रांसक्रिप्शन जो है वो खास रीजन्स में हो रही है जीनोम में, और उसके बाद जो भी अवेलेबल उसके लिए आपके पास इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए या प्रोटीन्स होनी चाहिए, तो वो वहाँ पे उनकी प्रेजेंस होती है। ठीक है, तो वो वहाँ पे क्लोज ही विसिनिटी में उसके मौजूद होती हैं, उसके बाद वो हेल्प आउट कर रही होती है। सो आफ्टर द जी आफ्टर द सिंथेसिस जी मैम यहाँ तक ना पढ़ लें। अच्छा, ये तो वैसे ना तो इसकी जो मॉडिफिकेशन के बाद हमारा नेक्स्ट यूकैरियोटिक शुरू होगा, उससे पहले बस खत्म करिए। ठीक है, ये बहुत ब्रीफ सा है कि व्हाट हैपेंस टू आरएनए ट्रांसक्रिप्ट्स इन द प्रोकैरियोटिक सिस्टम। ठीक है, कि जब उनकी सिंथेसिस हो जाती है तो क्या कोई पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस होती हैं कि नहीं होती, राइट? सो इन प्रोकैरियोट्स मैसेंजर आरएनए शोज लिटिल और नो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस। ठीक है, क्यों? बिकॉज यू नो कि प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है वो दोनों साइड बाय साइड ही चल रहे होते हैं। ठीक है, आपका मैसेंजर आरएनए का 5 प्राइम एंड जैसे एक्सपोज होता है और थोड़ा सा और रीजन, तो जो ट्रांसलेशन की मशीनरी है वो उसे कैप्चर करती है और ट्रांसलेशन का प्रोसेस शुरू कर देती है।
तो उसकी वजह से ये होता है कि उसकी मॉडिफिकेशन या तो बहुत ही थोड़ी होती है, बहुत माइनर से, या होती नहीं है। मैसेंजर आरएनए की बात करें, ठीक है। But ribosomal RNA and transfer RNA are cleaved from the primary transcript and they are modified. So E. coli has about 7 ribosomal RNA genes and about 60 tRNA genes. So about 30 to 40% of bases in tRNA are modified by methylation or other kind of modifications. ठीक है. CCA is added to 3' end of those tRNA where it's not encoded in the where it was not coded using a nucleotide transferase 2-CTP and 1-ATP. ठीक है. यानी जिन ट्रांसफर आरएनए के अपने जो है वो जीन में ये नहीं था कोड, वो बाद में फिर जो है ना एंजाइम उसको ट्रांसफरेज से वो ऐड कर देता है, मॉडिफाई करता है उसको। इसी तरह से आप देखते हैं इकोलाई प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट्स में आप देखें जो फिगर में शो हो रहा है ना कि 16S राइबोसोमल आरएनए है, उसके बाद 23S राइबोसोमल आरएनए है, ट्रांसफर आरएनए, ये सारे जो है ना एक सिंगल लार्ज ट्रांसक्रिप्ट के फॉर्म में प्रोड्यूस होते हैं, सिंथेसिस होती है इनकी। उसके बाद डिफरेंट जो आरएनएजेस हैं वो इनको क्लीव करते हैं, ठीक है, और उसके बाद ये फिर बाद में ट्रिम होता है, फिर ये मैच्योर हो जाते हैं। So RNase 3 cleaves 5S, 16S and 23S precursors, and RNases M5, M16 and M23 trim these to yield mature tRNAs. ठीक है ना? And RNase P cleaves the 5' end of pre-tRNA, and RNase E and F cleave the 3' end of, and RNase D trim 3 to 5. ठीक है ना? अब ये सारे डिफरेंट एंजाइम जो इनको क्लीव करते हैं। तो मेन मैसेज जो आपको लेना चाहिए वो ये कि प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट जो काफ़ी लार्ज होता है इन केस ऑफ राइबोसोमल आरएनए एंड टीआरएनए, और उसमें से फिर डिफरेंट एंजाइम जैसे क्लीव करते हैं और फिर मैच्योर होता है वो प्रोडक्ट, ठीक है। और फिर बाकी यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि मॉडिफिकेशंस कौन सी होती हैं, ठीक है ना, ब्लू कलर में शो हो रही हैं। मिथाइल ग्रुप जो है वो ऐड हो रहा है, या उसके बाद फिर आपके पास जो है वो बड़े साइज़ के जो मॉडिफिकेशन है वो हो रही है, इनोसिन जो है उसकी मॉडिफिकेशन होती है, ठीक है। तो ये मॉडिफिकेशन जो है वो टीआरएनए के अंदर हो रही है। सो आई स्टॉप हियर, ठीक है।